हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ युस्रा। जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स की एक सीरीज़ शुरू की हुई थी जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएस स्कूल लेक्चरर, डीएसएसपी एग्ज़ाम जैसे जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड हम लोग कॉमर्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 अकाउंटेंसी से। तो आते हैं सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट क्वेश्चन नंबर 1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स। बिजनेस की नेट वर्थ का मीनिंग क्या होता है? इक्विटी कैपिटल, टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स माइनस करेंट एसेट्स, या फिर टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी हमें बिज़नेस की नेटवर्थ जाननी होती है तो हम जितनी भी बिज़नेस की टोटल एसेट्स होती हैं उसमें से हम टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं, तो हमें बिज़नेस की नेटवर्थ मिल जाती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, परचेज कंसिडरेशन इज़ अ पेमेंट विच इज़ पेबल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से जो परचेज कंसिडरेशन होता है, वो जो पेमेंट होता है वो किसको पे किया जाता है ना? तो ऑप्शन ए है शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, पॉइंट बी है डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, पॉइंट सी है शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर, पॉइंट डी है शेयर होल्डर। तो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट शेयर होल्डर्स को किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पॉइंट ए, बिल्डिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। क्या बिल्डिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है? पॉइंट बी, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज़ अ नॉन पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट के एक नॉन पर्सनल अकाउंट है। ऑप्शन सी, एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक डेबिट का करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। या फिर पॉइंट डी, इनकम्स आर डेबिटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है कि हर एक डेबिट का एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा है अकाउंटिंग रिलेटेड टू इंटीग्रेशन ऑफ अ कंपनी इज़ डन। सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ वन कंपनी एक्वायरिंग अनदर कंपनी एंड मर्जिंग द ऑपरेशन। यहाँ पर क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है और जो ऑपरेशंस होते हैं दोनों कंपनी के बीच के वो मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो भी होती है कंपनी की इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आती है? AS 14, AS 20, AS 16 या फिर AS 12। तो इसका आंसर है ए, AS 14, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस रिलेटेड हम लोग और भी AS हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए AS 20 दिया हुआ है, तो AS 20 है आपका अर्निंग्स पर शेयर से रिलेटेड। AS 16 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट रिलेटिंग टू लोन्स। फिर आते हैं पॉइंट 3 पर AS 12। AS 12 आपका है डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा है चार्टेड अकाउंटेंट्स आर। चार्टेड अकाउंटेंट कौन होते हैं? अनस्किल्ड ऑडिटर, पॉइंट बी गवर्नमेंट ऑडिटर, पॉइंट सी प्रोफेशनल ऑडिटर, पॉइंट डी नन ऑफ द अबव। आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में। ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट आपके प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा है वेयर द वर्क ऑफ अ बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होती है द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिन, वहाँ से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। वेयर द वर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड्स, और जहाँ से अकाउंटिंग ख़त्म होती है फ्रॉम देयर द डैश वर्क बिगिन, वहाँ से शुरू होता है क्या चीज़ शुरू होता है? ऑप्शन ए ऑडिट, ऑप्शन बी सर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी स्टॉक और ऑप्शन डी परचेज़। तो इसका आंसर है, अब गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
ऑडिट, ठीक है। तो वेयर द वर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड्स, फ्रॉम देयर ऑडिट वर्क बिगिंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग में एक जो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका लास्ट स्टेप क्या है। इन चारों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर है आपको उसे बताना है। ऑप्शन ए है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन डी प्रिपरेशन ऑफ समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चलिए यहाँ पर अकाउंटिंग के स्टेप्स को समझ लेते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग के स्टेप्स किए जाते हैं। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। किसी भी गुड और सर्विस का आपस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, सेल परचेज़ होती है, ठीक है। उसके बाद में जब सेल परचेज़ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल की बुक में। तो सेकंड स्टेप क्या आ जाता है, रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक्स। फिर थर्ड आता है ओपन अकाउंट इन लेजर। जर्नल बुक्स में रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम लेजर के अकाउंट्स बनाते हैं, ओपन करते हैं। फिर आते हैं टेक आउट द बैलेंसेस। उसके बाद में हम यहाँ से बैलेंस निकालते हैं लेजर से। फिर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ये ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के बाद में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर हम प्रॉफिट और लॉस प्लानिंग अकाउंट बनाते हैं। फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी हमें यहाँ तक डेटा मिल जाता है उसका हम एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं उस इंफॉर्मेशन का, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके जो अकाउंटिंग के यूज़र्स होते हैं उनको हम इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। अकाउंटिंग के यूज़र्स कौन कौन से होते हैं, एक इंटरनल यूज़र होते हैं और एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल में आपके कंपनी के ओनर्स वगैरह आ जाते हैं, एक्सटर्नल में कंपनी के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं और क्रेडिटर्स वगैरह हैं, बैंक्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट है, ये सब आपके एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जैसे ही आप कम्युनिकेशन कर देते हो इन्फॉर्मेशन का, फिर आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। तो प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन का लास्ट स्टेप यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। A seller gives his goods worth ₹2,000 to the buyer for ₹1,800. This difference of ₹200 will be called. तो यहाँ पर लिखा है कि a seller gives his good worth ₹2,000 to the buyer. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक सेलर अपने बायर को 2,000 रुपये का जो माल है उसको 1,800 में दे रहा है, ठीक है। तो ये जो 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है इसे क्या कहा जाएगा, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट सेल या बेड डेट्स। तो इससे पहले हम ये आंसर से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चलिए पहले मैं आपको आंसर ही क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आंसर है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को समझ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, अक्सर जब जो भी बायर होता है, अगर वो गुड्स को किसी से बल्क में परचेज़ करता है तो सेलर जो है उसको जो डिस्काउंट देता है उस टाइम पर, वो डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2,000 रुपीज़ का गुड्स था, उसको उसने बायर को 1,800 में दिया, ठीक है। तो जब 1,800 में दिया तो उसको 200 रुपये कम देने पड़े, ठीक है। तो ये 200 रुपये ही आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और ये मोस्टली कब होता है, जब हम बल्क में परचेज़ करते हैं किसी से गुड्स, ठीक है, तब हमको ये मिलता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पज़ ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने का पर्पज़ क्या है। ऑथेंटिसिटी शो करना, पॉइंट बी एक्यूरेसी ऑफ द अमाउंट एंटर्ड, अमाउंट जो एंटर किया गया है उसकी एक्यूरेसी को शो करना, या थर्ड पॉइंट ओनरशिप शो करना, या डी नन ऑफ दीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये होता है बिज़नेस में कि ओनरशिप, ठीक है। आंसर नंबर सी ओनरशिप।
तो इसका पॉइंट सी यहाँ पर करेक्ट है। जब भी हम बिज़नेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इट मीन्स हम वहाँ पर ओनरशिप शो कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारी कुछ ज़िम्मेदारी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिलेट्स टू। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है वो किससे रिलेटेड है? लीजेस, पॉइंट बी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, पॉइंट सी इंटेंजिबल एसेट्स, पॉइंट जी ईपीएस। तो यहाँ पर आपका जो 10th क्वेश्चन का आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का वो है लीजेस से रिलेटेड। होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई और भी क्वेश्चन है, कोई और भी क्वेरी है आपकी, अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।